ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 100% एक्यूरेसी रेलवे जैसे एग्जाम के अंदर प्राप्त की है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग को हैंडल करते हुए इन्होंने 93 अटेम्प्ट किया टेक्नीशियन के अंदर और ये 93 ही मार्क्स लेकर आ गए। एएलपी के अंदर 95 से ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने जेई में 85 या 86 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं। जो डेटा इन्होंने मेरे को दिया है वो डेटा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आप आज का इंटरव्यू सुन लेते हैं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आज हम इनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस दागेंगे, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा मेरा, बाद में आंसर लेंगे इनके। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये कि आपने कहां से चीटिंग की, किससे सेटिंग करवाई है जिसकी वजह से आप 95 मार्क्स लेके आ जा रहे हो और 93 अटेम्प्ट कर रहे हो, 93 ही मार्क्स आ जा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बच्चे तो कह रहे हैं कि आप नकल करके पास हुए हो। इनके मार्कशीट को देख के बहुत सारे बच्चे फेक बोलते हैं। इनके मार्क्स ऐसे हैं कि बच्चे बोलते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है और वो ये कहते हैं कि एडिटिंग बहुत अच्छी है। वेलकम है चेतक पाटिल का। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, इनके हम पास्ट के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे तैयारियां की हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या अप्रोच रखी है, मार्क्स कैसे बढ़ाए, कैसे रिवीजन किया, कौन सी बुक शेयर की, कौन से टीचर्स से इन्होंने तैयारी की। एक एक चीज आप लोगों की हम लोग जानेंगे जो आपके मन में सवाल उठते हैं। बच्चों के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि सब लोग पूछते हैं कि सफलता के राज क्या हैं, तो मैं आपसे सफलता के राज नहीं पूछूंगा। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि बच्चों के असफल होने के क्या कारण। इसके अलावा जो डेली रूटीन था वो क्या रहता था, टाइम को कैसे मैनेज करते थे, टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, क्या इसके अलावा मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, एग्जाम के पहले की तैयारी कितने घंटे की होती है, यानी कि कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे। आप जिनको देख रहे हैं सामने, इनका नाम है चेतक पाटिल और ये कोई सिंपल पर्सन नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़े एसेट हैं और आप इनको देख रहे होंगे। देखने में भले ही ये आपको बहुत सिंपल से लग रहे हैं, लेकिन इनके जो कारनामे हैं ये बहुत बड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 100% एक्यूरेसी रेलवे जैसे एग्जाम के अंदर प्राप्त की है। कहने का मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि रेलवे में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है और उस 1/3 की निगेटिव मार्किंग को हैंडल करते हुए इन्होंने 93 अटेम्प्ट किया टेक्नीशियन के अंदर और ये 93 ही मार्क्स लेकर आ गए। इसी तरीके से इन्होंने एएलपी के अंदर 95 से ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं। और अगर बात करूं मैं जेई की, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने जेई में 85 या 86 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं। जो डेटा इन्होंने मेरे को दिया है वो डेटा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं इनसे बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस पूछूंगा। आप लोगों का एग्जाम आपके सर पे है, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम सर पे है और इसके बाद एएलपी सीबीटी 1 आएगा, टेक्नीशियन आएगा और जेई भी एग्जाम आएगा। तो इनका जो इंटरव्यू है वो निश्चित तौर से हम सब लोगों के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आज का इंटरव्यू सुन लेते हैं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि एक किसी ने कहा था, चाणक्य ने कहा था शायद, कि सब कुछ अगर खुद से करोगे ना तो आपके लिए लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी। मतलब अगर सब कुछ खुद करके सीखोगे तो उसके लिए लाइफ बहुत छोटी है। इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस दागेंगे, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा मेरा, बाद में आंसर लेंगे इनके। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये कि इनके मार्कशीट को देख के बहुत सारे बच्चे फेक बोलते हैं। इनके मार्क्स ऐसे हैं कि बच्चे बोलते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है और वो ये कहते हैं कि एडिटिंग बहुत अच्छी है। इवन मैंने इनकी जब भी मार्कशीट शेयर की है कि देखो एक बच्चा है हमारा जिसने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, तो लड़के नीचे बोलते हैं कि खाली फेक एडिटिंग है, आप फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हो, फेक एडिटिंग दिखाते हो। तो आज वो फेक एडिटिंग का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा
कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो आज आप लोगों के सामने होंगे। इनकी मार्कशीट भी आप लोग देखिएगा और इनके सिलेक्शंस को भी आप देखिएगा। 100% एक्यूरेसी का क्या राज है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा, तब तक मैं इनसे एक क्वेश्चन दाग देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि आज के सेशन में हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस इनसे पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप ये बता दीजिए कि आपने कहां से चीटिंग की, किससे सेटिंग करवाई है, जिसकी वजह से आप 95 मार्क्स लेके आ जा रहे हो और 93 अटेम्प्ट कर रहे हो, 93 ही मार्क्स आ जा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बच्चे तो कह रहे हैं कि आप नकल करके पास हुए हो, तो इसकी क्या सच्चाई है जरा एक बार बच्चों के सामने आप लोग बताइए। उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चंस आपके सामने दागूंगा। तो प्लीज वेलकम है चेतक पाटिल का। जैसे कि इनका नाम है चेतक, सबसे आगे दौड़ने वाले, ठीक इसी तरीके से इन लोगों ने काम भी किए हैं। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, इनके हम पास्ट के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे तैयारियां की हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या अप्रोच रखी है, मार्क्स कैसे बढ़ाए, कैसे रिवीजन किया, कौन सी बुक शेयर की, कौन से टीचर्स से इन्होंने तैयारी की। एक एक चीज आप लोगों की हम लोग जानेंगे जो आपके मन में सवाल उठते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इनके जो हम क्वेश्चंस लेंगे, इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ लाइव करेंगे। कहने का मतलब है कि अभी मैं इनके साथ लाइव इंटरेक्ट हूं और इनका जो रिकॉर्ड है इंटरव्यू उसको कर रहा हूं मैं, और फिर इसके बाद इसको एडिट करके आपके पास जा रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट इंटरव्यू आएगा और जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ लाइव लूंगा और इनको मैं लाइव लेके आऊंगा। क्या आप रेडी हैं नेक्स्ट सेशन के लिए लाइव आने के लिए? चेतक पाटिल जी हाँ सर, बिल्कुल रेडी हैं? ठीक। तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले आप ये बताइए कि जो बच्चे ये बोलते हैं कि आप नकल मार के इतने अच्छे मार्क्स लेके आप आए हैं, अदरवाइज रेलवे के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 93 अटेम्प्ट करो और 93 ले आओ, कहीं ना कहीं गड़बड़ लगती है। तो इस गड़बड़ के पीछे का राज बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक। नकल मेरी जो आपने जो बताया कि आपकी सेटिंग कहाँ लगी थी, मेरी सेटिंग जो थी वो भगवान के साथ थी। थोड़ा सा लाउडली प्लीज बोलेंगे तो ज्यादा हाँ अच्छा लगेगा बच्चों को। हाँ, आपने जो बोला कि तुम इतने मार्क्स आप कैसे लेके आए और तुमने क्या सेटिंग की थी, तो मेरी जो बिल्कुल, सेटिंग थी वो भगवान के साथ थी और मेरे मेहनत के साथ थी। बहुत मैं अच्छी बात 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसी मेहनत का फल मुझे लगता है मुझे मिला है। तो इतना ही था, चीटिंग वगैरह तो कुछ नहीं थी, सब मेहनत का फल है। और हाँ, भगवान भगवान का आशीर्वाद भी था मेरे साथ, सब उसका ही देना है। अच्छा, तो अभी जैसा कि सब लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो है जेई प्री में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, जो मैंने आपको बताया 86 मार्क्स। एएलपी में हाँ, ये 95.5 के आसपास मार्क्स लेके आए हैं, 95.57। और टेक्नीशियन में ये फाइनली अभी सिलेक्टेड हैं और एएलपी के रिजल्ट में वेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब तक फाइनल हो नहीं जाता है, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग भी अभी हुई है, तो हर किसी के मन में डर रहता है। इसकी वजह से इन लोगों ने साइको वाइको सब अटेम्प्ट किया है और उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर जज्बा है, तो निश्चित तौर से बच्चा अपने सिलेक्शन के लिए कुछ भी करता है। निगेटिविटी तो हर जगह होती है, लेकिन आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम क्लियर कर पाए। तो जैसा कि आपका जो आंसर था बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था कि आपकी जो सेटिंग थी वो भगवान से थी और साथ में अपनी मेहनत से आपने सेटिंग की थी, जिसके दम पे आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। अब जरा सुनिए कि आपके पास हम जो रैपिड फायर दागने वाले हैं वो इतने सारे हैं कि आप कहीं डर तो नहीं जाओगे। बच्चों के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि सब लोग पूछते हैं कि सफलता के राज क्या हैं, तो मैं आपसे सफलता के राज नहीं पूछूंगा। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि बच्चों के असफल होने के क्या कारण हैं। अभी आप बताइएगा मत। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही लूंगा कि बच्चे असफल आखिरकार हो क्यों रहे हैं। ठीक। इसके हाँ, अलावा हाँ, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी, तैयारी कब से स्टार्ट की, तैयारी की रणनीति क्या थी, कौन सी बुक्स आपने पढ़ी, और आपकी हाँ, जो हाँ, डेली रूटीन था वो क्या रहता था, टाइम को कैसे मैनेज करते थे, टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, क्या इसके अलावा मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, एग्जाम के पहले की तैयारी कितने घंटे की होती है, यानी कि कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे,
और इसके अलावा कोर्स लेने व बुक्स लेने में कभी कंजूसी की है क्या? और सिलेक्शन न होने के मेन कारण एग्जाम से कितने दिन पहले रिवाइज करें या साथ-साथ रिवाइज करें? नोट्स कैसे बनाएं? टेस्ट कहां लगाएं और एनालिसिस कैसे करें? कौन सी जो बेस्ट बुक्स हैं साइंस के लिए 40 बाई 40 मार्क्स लाने के लिए, मैथ्स के लिए, जीके जीएस सबसे बड़ा फियर होता है, इस फियर से कैसे हम लोग हैंडल करें? रीजनिंग कहां से पढ़ें? साइंस में मैक्सिमम मार्क्स हम लोग कैसे ला सकते हैं? एनसीईआरटी बेस्ट है या इसके अलावा कोई दूसरे सोर्सेज आपने फॉलो किए? जॉब के साथ हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ लोग बाहर जॉब करने जाते हैं 8-8 10-10 घंटा, तो वो कैसे हैंडल करें? कम समय में ग्रुप डी में अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए? सिलेबस कहां से कवर करें? पढ़ाई घंटों के हिसाब से करें या फिर टारगेट के हिसाब से करें? क्या एक चैप्टर के लिए 50-50 लेक्चर्स देखना उचित है? क्या सच में सिलेक्शन लेना कठिन है रेलवे के अंदर या सिलेक्शन आसान है अगर आप शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं तो? इसके अलावा आज आप बताइए कि लगभग एक दिन की सैलरी आपकी कितनी होती होगी? ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा भी हम लोग बच्चों के जो क्वेश्चंस अभी टेलीग्राम पे आ रहे हैं उनको भी लेते रहेंगे, इंस्टा पे बच्चे क्वेश्चंस भेज रहे हैं उनको भी लेंगे। लेकिन मैं पहला जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करता हूं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बिल्कुल जेन्युइन जो आपके मन में आए आप बेझिझक बताइएगा। कुछ बनावटी नहीं आप लोगों को बताना है कि भैया ऐसे ऐसे, जो आपको उचित लगे वो आप बताइए, क्योंकि मेरे लिए हमेशा से आप हमारे स्टूडेंट रहे हो, मैं हमेशा से एक कहता हूं कि मैं मुझसे पढ़ो या मत पढ़ो, सिलेक्शन लेके दिखाओ, ये इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई कहीं से भी करो। वही मैं आज इंटरव्यू में बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप मेरे बारे में बताओ, मैं चाहता हूं कि आप उस हर चीज के बारे में बताओ बच्चों को जिससे इनका सिलेक्शन श्योर हो सके। तो चलिए सबसे पहले आप बताइए, आपकी और मेरा पहला क्वेश्चन है, सफल होने के कारण सब लोग पूछते हैं, मैं आपसे पहले पूछता हूं कि ऐसे कौन से रीजन हैं, कुछ भी 2 रीजन 3 रीजन 4 रीजन जितने आप बता सकते हो, जिसकी वजह से आज के टाइम में बच्चों के सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं? सबसे पहला कारण तो रीज़न तो है भैया कि सिलेबस का समझ नहीं होता है लड़कों को। मतलब जिस भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसका बिल्कुल बिल्कुल। सिलेबस ही लड़कों को मालूम नहीं रहता है। एक बात तो है ये हुई, अगर सिलेबस मालूम भी पड़ जाए, तो लड़के लालच करते हैं। मतलब कोई कोर्स अगर लेना हो, कोई बुक अगर लेना हो, उनको अगर कहा जाए कि आप ये बुक परचेज़ कर लो, वो बुक ले लो, तो वो कहेंगे आप हमारे पास पीडीएफ है, हम पीडीएफ से प पढ़ लेंगे। तो हाँ आप ये एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो पीडीएफ से आप पढ़ोगे तो वैसे ही आपकी आँखों को प्रॉब्लम नुकसान तो होगा ही, तो फिर आप सिलेक्शन भी ले लिए, तो भगवान ना करे आप मेडिकल में भी बाहर हो सकते हो, वैसी बात भी है। तो सबसे पहले तो आपको लालच नहीं करना है, जो आपके लिए बेस्ट बुक्स है, बेस्ट बेस्ट कंटेंट है, उसके लिए आपको लालच नहीं करना है। अगर आप वैसे भी एजुकेशन करोगे या चाहे आप डिप्लोमा करिए या इंजीनियरिंग करिए, तो उसके लिए 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, फीस तो आप भर लेते हैं। तो हज़ार ₹100 के लिए, ₹1000 के लिए इतना लालच क्यों कर? तो वैसे भी अगर आप जीन्स लेने जाएँगे या कपड़े लेने जाएँगे, उसमें तो ₹1000 खर्च हो जाते हैं। तो कोर्स लेने में कोई लालच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, लड़कों को सिलेबस की समझ नहीं रहती और लड़के क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट को सेम वेटेज देते हैं। मतलब जिसका वेटेज कम है, चाहे रेलवे में देखे बेसिकली देखा जाए, तो मैथ हो गया, रीज़निंग हो गया, साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहता है और जीके का वेटेज थोड़ा कम रहता है। एनटीपीसी में ज़्यादा रहता होगा, लेकिन जो टेक्निकल एग्ज़ाम है, जैसा ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया और जेईई हो गया, इसमें साइंस रीज़निंग और मैथ का वेटेज ज़्यादा है, जीके का थोड़ा कम है। लेकिन लड़के क्या करते हैं, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ लेंगे, पॉलिटी भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीज़निंग हो गया, इसको कम वेटेज देते हैं। तो आपको जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, उस पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ना कि जीके और जीएस के लिए टाइम देना चाहिए। और लड़कों को बेसिकली लगता है कि एक अगर बैच उन्होंने ले लिया, तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा एक बैच से। तो वो बैच खत्म होने के बाद टाइम पास करेंगे, मतलब वो बैच खत्म हो गया, तो पहले बैच शुरू जब हुई थी, जब उनमें वो एनर्जी थी, तो बैच खत्म होने के बाद उनमें वो एनर्जी नहीं रहती है, फिर वो टाइम पास करने लगते हैं। और तीसरा कारण हो गया, जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती, तब तक वो टाइम पास करेंगे। मतलब
एग्ज़ाम की डेट नहीं आ गई, तो फिर वो ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, 1-2 घंटा पढ़ लिया, फिर बाहर घूम लिए और जब एग्ज़ाम की डेट आती है, तब हाय-हल्ला करेंगे कि ये भी बचा है, वो भी बचा है, ये भी बचा है और सबसे बड़ा कारण मैं जो बता रहा हूँ, वो है रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते। मतलब 1 साल पढ़ लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो छोड़ देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अगर एग्ज़ाम की डेट नहीं भी आई, तब भी रेगुलरिटी मेंटेन करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जो आपको हार्ड लगता है, जो आपको कठिन लगता है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और जो आपको ईज़ी लगता है, उसकी अगर आप कम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो चल जाएगा। लेकिन जो आपको हार्ड लगता है, जिससे आप डरते हैं कि ये क्वेश्चन देखने से मैं मुझको इससे डर लगता है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं और रेगुलरिटी अगर आप मेंटेन आप रखेंगे और अपने आप के ऊपर आप विश्वास अगर लगेंगे, भगवान के ऊपर विश्वास अगर रखेंगे, आई एम द बेस्ट ये फ़ॉर्मूला है और बिलीव इन योरसेल्फ खुद पर आप विश्वास अगर करेंगे, तो निश्चित आप सफल हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, कि अपना बेस्ट दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। बाकी भगवान के ऊपर है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, आपने मतलब जो अच्छा नकल वाले कह रहे थे, इनके आंसर हाँ, से हाँ। ही आप थोड़ा-सा अभी लंबा चलेगा इंटरव्यू, तो आप हाँ, इनके हाँ। आंसर से ही अंदाज़ा लगा पाओगे, क्योंकि जो नकलची बच्चे होते हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं। बोल अभी भी नहीं जिस पाते। तरीके का मैं इनका कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, जिस तरीके के इनके रिप्लाइज़ हैं, वो सच में जेन्युइन है और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इन पे असर है कुछ। जिस तरीके के वर्ड्स मैं आप लोगों को बोलता हूँ, भले ही आप मुझे नेगेटिविटी की तरह देखते हो, लेकिन इनको आप नहीं देखोगे क्योंकि इनका कोई आपसे स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। बातें ये सब मैक्सिमम मैंने ये वही बोल भैया रहे 2 हैं। हाँ, 2 मिनट ये सब मैंने आपसे ही सीखा है, जो आप बच्चों को मोटिवेशन करते थे, उससे मैं खुद भी मोटिवेट होता था और आज ऐसा मेरा भगवान की देन है, मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूँ आपके वर्ड से। तो ये सब बहुत आप अच्छी आपसे बात ही है। सीखा है मैंने। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, एक बात और बच्चे जैसे कि बोलते हैं, अभी आपने बताया कि किताबें लेने में कभी लालच नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छे पॉइंट हाँ, हैं। हाँ। देखो, सिलेक्शन बच्चे ना दुनिया की चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सिलेक्शन मेरा हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है? वो कहते बराबर। हैं, भैया मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन। अरे सिलेक्शन के कारणों को तो जानो, तुम सिलेक्शन ले क्यों नहीं पा रहे हो? तुम लोग क्या करते हो? यूट्यूब पे वीडियो देख ली, तो वो वीडियो देखने से थोड़ी काम हो जाएगा। उसको या तो देख नोट उसको करो रिविज़न भी उसकी या प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और या आधे तो तुमने से उस ज़्यादा बच्चे को ये पता नहीं रहता कि पढ़ना क्या है और वो कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किससे पढ़ना है, वो आधे बच्चों को पता नहीं रहता। वो कुछ भी बेफालतू की चीज़ें पढ़ते रहते हैं और जो काम की चीज़ें, उसको वो इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से कई बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब नया बच्चा कूदता है, तो इतने टीचर्स हैं, इतनी किताबें हैं कि वो यही डिसाइड नहीं बहुत-बहुत कर पाता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है। बेस्ट क्या है? बराबर, मतलब हर कोई तो अपने आप को बेस्ट कहता है। भाई, जो बेस्ट टीचर के कहता है। पास जाओगे वो कहेगा कि हम वन ऑफ द बेस्ट हैं, हम वन ऑफ द बेस्ट हैं। बराबर। तो हाँ, जो हाँ, नया हाँ। बच्चा है उसको तो यही नहीं पता कि क्या बेस्ट है। बराबर, बराबर। तो अच्छा चलो, इसका सॉल्यूशन बताइए फिर, आपके हिसाब से इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कि क्या सॉल्यूशन है कि बच्चे को कैसे पता चलेगा सबसे कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है? फिर अगले क्वेश्चंस हम लोग सारे के सारे आप लोगों से लेते हैं। हाँ, हाँ। आपकी तो नज़रों में सबसे क्या पहले है? मैं मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है? हाँ, मैं बताऊँगा आप जिस भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो आदमी पहले लग चुका है, जो व्यक्ति पहले लग चुका है, तो अपनी उससे अपनी राय लेनी चाहिए कि आपने सिलेक्शन कैसे लिया और आपने तैयारी कैसे की थी। जो आपको वो बताएगा, उस पे भी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अपना कुछ रिसर्च करना है कि इससे मुझे फ़ायदा होगा या नहीं। तो वैसा कर सकते हो आप और जो पहले से ही लगे हुए हैं, यानी रेलवे रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जो रेलवे में पहले लगे हुए हैं, तो उनसे आप लीजिए कोई उनकी राय लीजिए कि आप आपने तैयारी कैसी की थी, कैसा सब होता है, वो आपको सब बताएँगे, फिर उसके थोड़ा एक-एक स्टेप आगे आप बढ़ते चलिए। और ऐसा कर सकते हो। इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने बात अच्छी हाँ, कही हाँ। है कि जो सिलेक्टेड है, उनसे आपको राय लेनी चाहिए। लेकिन राय लेते समय एक ध्यान ये रखना है कि सिलेक्शन कई तरीके से होते हैं। अब एक बंदा ट्रेन मैनेजर बन जाता है ग्रुप डी से अंदर ही हाँ, अंदर। हाँ। आप बराबर। उसकी समझ का लेवल और जो एक डायरेक्टली ट्रेन मैनेजर बना है, उसकी समझ ट्रेन के लेवल में मैनेजर, डिफरेंस समझ करना का बहुत लेवल। ज़रूरी है। अगर वो बराबर, आपको बराबर। अंदर की बात बताएगा, तो आपके काम की नहीं है। जो काम की डायरेक्ट नहीं है। रिक्रूटमेंट वाला है, वो आपको सही गाइड कर वो सकता है। आपको हाँ, अच्छा गाइड कर दूसरी सकता है। चीज़, हाँ, आप हाँ। पिछली बार फेल हुए आउट ऑफ 100 70 मार्क्स लाके।
और जो हाँ। सेलेक्ट हुआ 67 मार्क्स लाके, आप उससे तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। तो बराबर। आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। भाई कैटेगरी वाला बंदा है, अब वो 67 मार्क्स लेके पास हो गया, वो लग गया नौकरी पे, पास हो गए तो हैं। इसका मतलब ये नहीं हाँ, कि जो हाँ। सिलेक्टेड है वो सब ज्ञानी है, या सब सब तुम्हें ज्ञानी ज्ञान वो दे भी सकते हैं। सिलेक्शन की भी एक कैटेगरी है कि कौन तुम्हें गाइड कर सकता है, कौन तुम्हें वही सही मैं डायरेक्शन में ले जा सकता है। वही मैं बोल सकता हूँ, वो बोल रहा हूँ कि जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, 4-5 लोगों से आप सजेशन लीजिए और खुद अपना भी रिसर्च कीजिए, कि दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड ना रहे, अपना भी कुछ रिसर्च करें, तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये पहला क्वेश्चन, हमें मतलब बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया कि, और बच्चों शायद अगर आपको ये इनके जो आंसर्स हैं अच्छे लग रहे हो, निश्चित तौर से वीडियो को लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो इनको भी अच्छा फील होगा कि इनकी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची, और हमें भी अच्छा फील होगा कि आगे हम और लोगों के इंटरव्यूज और टॉपर्स के इंटरव्यूज आपके साथ लाएं, इन्हें भी नेक्स्ट इंटरव्यू आने का मोटिवेशन मिले। नहीं तो ऐसा रहता है कि भैया व्यूज तो गए नहीं, तो मतलब मन में ऐसा रहता है कि यार मतलब मजा नहीं आया। तो मैं आपसे चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इनकी बातों को फैलाइएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले, इनको भी मोटिवेशन मिले, और हम भी बाकी आगे और लड़कों के इंटरव्यूज कर पाए। तो पहला रीजन जो हमने बताया सिलेक्शन ना होने का, वो आपने बताया बहुत अच्छे से। इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉमन बातें थी जो मैं बच्चों को लगातार बोलता रहता हूं कि भैया आप लोग लालच मत किया करो कभी भी। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास पढ़ो, जहां से मन करे पढ़ो, लेकिन अपनी पढ़ाई में लालच मत करो। अच्छा, इसी के एडिशन में एक बात मैं आपसे यहां जानना चाहूंगा, आप सच सच इनको बताओ कि जो आज आप नौकरी में हो, हाँ, इस हाँ। समय पे नौकरी में हो, आपका पर डे की, मुझे इतनी उम्मीद है कि पर डे आप इतनी सैलरी उठा रहे होंगे कि जितने के कोर्सेज मिलते हैं वो रोज 2 कोर्सेज परचेज कर सकते हो, कम से कम 2 वो तो कोर्सेज। है, आज इतनी सैलरी आ चुकी है कि 3 कोर्सेज़ मैं 1 दिन की सैलरी से बाय कर सकता हूँ, इतनी तो सैलरी मिल जाती है। नहीं, इस चीज से आप लोगों को स्टूडेंट्स को मोटिवेशन लेना चाहिए कि आप लोग देखो, बच्चा ना वो तो है, पैसों सिर्फ, का लालच नहीं करना चाहिए, जो चीज़ से अपने को फ़ायदा हो रहा है, जो चीज़ अपने को 40-50 हज़ार रुपए महीना देने वाली है, तो उसका लालच नहीं करना चाहिए, किताबों का लालच नहीं करना है, किताबें क्या 500 हज़ार रुपए की मिल जाएगी, जो आपकी 1 दिन की कमाई है, लेकिन उससे अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका ही नहीं, आपके आने वाले बच्चों का और आपके माता-पिता का भी और आपकी सब पीढ़ियों का सब वो सुधर जाएगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जैसे इन लोगों से कई बार कहता हूं कि भाई आप लोग लास्ट टाइम पे अगर 10 लाख रुपए लेके भी खड़े होगे तो कोई पॉइंट तो वन आपको नंबर कोई मार्क्स नहीं नौकरी बढ़वा देने वाला सकता, लेकिन कोई नहीं बढ़वा गारंटी के सकता। साथ कहते हैं कि कोई बच्चा 6 महीने कंसिस्टेंसी से पढ़ेगा तो वो सिलेक्शन वो तक जा सकता है बड़े आराम से। जा सकता है, 2 महीने भी आराम से जा सकता कंसिस्टेंसी से पढ़ेगा तो 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर बढ़ा सकता है। बढ़ा लेकिन सकता उन है, लोगों बराबर। को इस टाइम की बात समझ नहीं आती है। लास्ट टाइम पे कहते हैं कि भैया हमसे 10 लाख रुपए दे दो नौकरी ले लो। अरे तुम 10 लाख देने तैयार हो, तुम पढ़ाई करके देखो, तुम्हें 10 लाख की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और कभी नौकरी में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत से नौकरी ली है। मेहनत से चलिए नौकरी ली है। बहुत अच्छा लगा, कोई आपको हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा। अब हम आपका बेसिक इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। सबसे ठीक। पहला मेरा क्वेश्चन है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट रहते हैं बच्चे कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईआईटी का पढ़ा हुआ बच्चा, बीटेक एमटेक करा हुआ बच्चा हो तो वो तो ला ही सकता है 93 मार्क्स। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मैं इतना इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं सिर्फ़ 10th किया हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद मैं गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई किया, फिर उसके बाद मेरी रेलवे में अप्रेंटिस के लिए लगी थी, तो अप्रेंटिस की है और उसके बाद पॉलिटेक्निक की है, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं किया हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ मैं। अच्छा, मतलब आपने अप्रेंटिसशिप भी की हुई है। हाँ, रेलवे में अप्रेंटिस की हुई है। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, पता है क्यों? हाँ, इसके हाँ। पीछे रीजन बताऊं, अगर कोई और बच्चा अप्रेंटिसशिप वाला होता ना तो उसकी सोच ग्रुप डी से आगे बढ़ ही नहीं पाती, ग्रुप डी से आगे नहीं बढ़ पाती, वो तो है। मतलब, मैं और उसको मेहनत भी अप्रेंटिस नहीं जैसे करनी मेरी थी। खत्म हुई अप्रेंटिस जैसे ही मेरी खत्म हुई उसके बाद ही जस्ट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैं तो ये सोचता हूं कि आपने इतने नंबर के लिए पढ़ाई कैसे कर ली। नहीं तो अप्रेंटिसशिप वाला बच्चा तो ये सोचता है अरे मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो कम भी पढ़ूंगा तब भी हो हो ही जाएगा। जाएगा। ये तो बहुत वो तो बड़ी है। बात है, ये तो बहुत बड़ी हाँ, बात है हाँ। कि तुमने 93 95 मार्क्स की तैयारी कर ली। नहीं तो आदमी का अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि मैं तो अप्रेंटिसशिप वाला हूं, मेरे को तो इतनी मेहनत से हो जाएगा, मैं तो एससी वाला हूं, वो आदमी अपनी कैटेगरी के हिसाब से पढ़ता है। वो भैया बेसिकली जाना तो मुझे
अच्छी पोस्ट पर ही था, लेकिन वो जॉब सिक्योर करने के लिए मैंने अप्रेंटिस की थी। मतलब अगर कहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो हाँ हाँ, अप्रेंटिस के दम पर ग्रुप डी में तो सिलेक्शन ले लूंगा, इसकी वजह से अप्रेंटिस की थी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। बच्चा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक यानी कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक किया हुआ है, कोई बीटेक एमटेक नहीं है। और मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये कंसिस्टेंसी के दम पे इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि 95 मार्क्स जो एक एमटेक वाला बच्चा भी नहीं ला पा रहा है, बीटेक वाला भी नहीं ला पा रहा है 95 मार्क्स। ठीक है, न जाने कितना बीटेक एमटेक एएलपी में बैठा होगा, आप जाके देख लीजिएगा कि बहुत ही रेयर केस में बच्चों के 95 और 96 मार्क्स होंगे। तो इससे यह पता चलता है कि अगर आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी है, जज्बा है और आप एक राइट डायरेक्शन में हैं, तो आप निश्चित तौर से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बिना इसकी चिंता किए हुए कि आप आईटीआई हैं या डिप्लोमा हैं। क्योंकि कुछ लोगों को बराबर है। लगता है कि एलपी की सारी नौकरी तो बीटेक वाले ले जाएंगे। अरे तुम पढ़ना तो स्टार्ट करो, ऐसे कैसे ले जाएंगे? इनकी नौकरी को कोई छीन के दिखाए, कोई एमटेक आईआईटी वाला भी छीन के दिखाए इनकी नौकरी को, क्योंकि हक है उसका। उसने उस चीज के लिए इतनी मेहनत कर ली है कि कोई माइकल आल उसकी नौकरी को छीन नहीं सकता है भाई की। ठीक है, आपकी मेहनत डिपेंड करती है भैया, ना कि आपका एजुकेशन। अगर आप अच्छे बच्चे हो, मेहनत करने वाले बच्चे हो, तो आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता है। ठीक। और साथ में बेहतर गाइडेंस का होना भी बहुत जरूरी है। बेहतर गाइडेंस का होना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, रेलवे की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की? वैसा मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे ही मेरे अप्रेंटिस खत्म हुई, अब से आज से 3 साल पहले मेरे अप्रेंटिस हो चुकी, तो 3 साल पहले मैंने रेलवे की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो जब से मैंने स्टार्ट की तो मेरी लोकल लैंग्वेज में स्टार्ट की थी, यानी लोकल मराठी मेरी लैंग्वेज क्या लैंग्वेज है है। आपकी? मराठी, मराठी। तो अच्छा, मैंने मराठी मराठी में में स्टार्ट स्टार्ट किया की। था। हाँ, तो उसमें ऐसा होता था कि उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था, इतनी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं थी, स्पेशली रेलवे के लिए। स्टेट एग्ज़ाम के लिए तो अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो रेलवे की ठीक। एग्ज़ाम है, उसके लिए उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था। तो फिर आज से 2 साल पहले फिर मैं आपसे मिला। थोड़ा बहुत बेसिक तो मैं पहले जान चुका था, लेकिन आपसे मिलने के बाद उस बेसिक को मैंने एडवांस लेवल तक लिया, और जो कंटेंट मुझे चाहिए था, जो नीड्स बुक्स की नीड मुझे थी, वो मुझे सब आपसे मिल गई। तो आपकी गाइडेंस से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो 3 साल पहले से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आज से। अच्छा, तो आपने मतलब पहली बार हमारा मतलब वीडियो या हमसे मतलब क्या हाँ, देखा था आपने पहली बार? यूट्यूब से मैंने 2 साल पहले यूट्यूब से मैंने आपका वीडियो देखा था। ऐसे ही रैंडमली मैं यूट्यूब देख रहा था कि कहाँ से मिल जाए, कैसा मिल जाए, तो आपका वीडियो रैंडमली मुझे आ गया। तो वो मैंने 2-3 वीडियो देखे, लोगों के रिव्यूज़ देखे, और बिना किसी सोचे-समझे आपका बैच मैंने जॉइन कर लिया। तो एक बैच जब मेरा अच्छा। खत्म हुआ, तो मेरे मार्क्स में 10-12 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए फ़ायदे का है। फिर मैंने पैसों का लालच नहीं किया, और लगातार एक 1-2 बैच लेता गया फिर। आपने कौन से बैच को ज्वाइन किया था सबसे पहले? कब मतलब कौन सबसे से पहले ईयर मैंने में? हाँ, तो मेरा सपना तो था रेलवे में लगने का, वो मुझे एलपी ही बनना था, क्योंकि मैं जब छोटा था, तब से मैं रेलवे का फैन था। मतलब आते-जाते जब रेलवे को हाँ हाँ, देखता था तो सपना मुझे होता बहुत है, लोगों को अच्छा लगता अच्छा है कि हाँ यार हाँ, ट्रेन, अच्छा ट्रेन लगता है। चलाएंगे तो ट्रेन मुझे चलाएंगे। लगता था शायद एक दिन मैं भी रेलवे चलाऊँगा। इसकी वजह से ही मैंने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक नहीं करते हुए सबसे पहले आईटीआई कर लिया। आईटीआई अच्छा अच्छा। इसकी वजह से क्या, रेलवे में अगर एएलपी नहीं बना तो टेक्नीशियन बन जाऊँगा, नहीं तो ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लूँगा। इसकी वजह से मैंने पॉलिटेक्निक के पहले आईटीआई किया। फिर ठीक। अच्छा डिसीजन था सबसे ये पहले मैंने आपका। आपकी हाँ, सबसे पहले मैंने आपकी वो एएलपी वाली बैच थी, ज़ीरो टू हीरो वाली। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए थी। तो अच्छा सबसे उस बैच में मैं इनरोल हुआ था सबसे पहले। अच्छा अच्छा। तो एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। कई बार मैंने आपकी मार्कशीट शेयर की क्योंकि आपकी मार्कशीट हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो हाँ, हाँ। साथ में मैंने ये भी शेयर किया बच्चों को कि देखो ये बच्चा अपनी कंसिस्टेंसी को किस तरीके से बरकरार रखे हुए है हमारे कई बैचेस में। मुझे देखो इतना ध्यान नहीं है, सही है। लेकिन मुझे इतना पता है कि कम से कम 3 या 4 बैच में आप थे ही थे। ज्यादा में हो 5-6 तो बैच मुझे हो नहीं गई पता। होगी भैया। हाँ, 5-6 बैच हो गई होगी अभी अब तक। 5-6 बैच में ये एनरोल थे। तो उस टाइम पे हाँ, बहुत हाँ। सारे बच्चे ये कहते थे कि अरे आप अपना बैच बेचने के लिए फर्जी दिखा रहे हो। तो वो भी आप है। अभी सामने हैं, आप अभी हमारे सामने हैं, तो आप बताइए, आप तो टॉपर हैं और आप हमसे जुड़ने से पहले कितने मार्क्स लेके आ रहे थे और जुड़ने के हाँ। बाद कितने मार्क्स और कैसे इंप्रूवमेंट दिखा और क्या जरूरत पड़ गई? जब तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आ रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि इनसे जुड़ जाएं? हम भी तो तुम्हारी तरह ही हैं। नहीं, नहीं, आप
आपके साथ जुड़ने के बाद से मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट देखना मुझे मुझे आज इम्प्रूवमेंट हुआ था। पहले पढ़ता तो मैं भी था, लोकल लैंग्वेज में पढ़ा, फिर हिंदी में भी स्टार्ट किया, लेकिन कब क्या और कैसे पढ़ना है वो मुझे मालूम नहीं था। मतलब मैं अगर मैथ पढ़ा तो दिन भर मैथ ही पढ़ता रहूँगा, फिर लेकिन सीक्वेंस वाइज़ नहीं पढ़ता था। आज ये चैप्टर पढ़ लिया तो कल दूसरा चैप्टर कुछ पढ़ लूँगा, रीज़निंग पढ़ता था तो पूरा दिन रीज़निंग ही पढ़ता था। लेकिन मुझे मुझे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से कितना उठाना है, वो मुझे मालूम नहीं था। फिर आपके बैच में एनरोल होने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर मैंने पढ़ता गया, एक-एक चैप्टर कंप्लीट करता गया, महीना 2 बार 2 महीना 2 महीना में टेस्ट देता गया, फिर मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दी। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तब मैंने इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं दी थी, तो मैं मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आते थे, 30, 35, 40 हो गए उतने मार्क्स आते थे। फिर आपकी बैच एक बैच में एनरोल हुआ, फिर आपको बूस्टर बैच आती है, कि एक बैच होने के बाद आप हाँ, हाँ। 45 दिन का, 50 दिन का वो क्रैश कोर्स जैसा लाते हैं, हाँ, उसमें भी हाँ। इंक्लूड हुआ। तो फिर एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ, फिर बूस्टर बैच में दूसरी बार कंप्लीट हुआ, फिर मेरे मार्क्स में अचानक से उछाल आ गया, 50 होते चले गए, 55 होते चले गए, फिर तीसरी बैच में एनरोल हुआ, 60 होते चले गए, चौथी बैच में एनरोल हुआ, 65 होते चले गए, 70 होते चले गए। इससे आपकी बैच से एनरोल होने मुझे एक फायदा ऐसा हुआ कि मेरी जो कंसिस्टेंसी थी, वो बरकरार रही। मैं रुक नहीं पाया, एक बैच लेता गया, फिर सिलेबस पूरा करता गया, फिर दूसरी बैच लेता गया, उसमें और सिलेबस का पूरा करता गया, रिवीजन करता गया, सिलेबस पूरा करता गया। उससे इतना अच्छा हुआ कि मेरा 15 से 20 बार तो सिलेबस आपकी बैच से ही कंप्लीट हो गया, और 10-12 बार मैंने खुद से कर लिया। तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ कि मेरे मार्क्स अचानक से इम्प्रूव हो गए मार्क्स। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल होगा कि ये भैया देखो झूठा आदमी झूठ बोलना शुरू कर रहा है कि 15 से 20 बार तो आपसे ही सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपने 15-20 बार कैसे सिलेबस कंप्लीट किया? मतलब कुछ बच्चों के सवाल देखिए भैया होंगे, उन्हीं का सवाल मैं आपके 5-6 पास बार, दाग रहा हूँ। हाँ, 5 से 6 बार मैं आपके बैच में जुड़ा। तो जब आप बैच लाते हो तो तब एक बार सिलेबस कंप्लीट करवाते हो, फिर उसका क्रैश कोर्स कराते हो, उसके बाद आपका दूसरी बार सिलेबस कंप्लीट होता है। फिर नया बैच लाते हो उसमें एक बार, फिर उसका क्रैश कोर्स उसमें उसकी बार एक बार। वैसे मैंने 5-6 बैच लिए हैं और वो 5-6 क्रैश कोर्स भी लिए हैं। तो उसमें 12-13 बार तो वैसे ही कंप्लीट होता जा रहा है। और आप रिवीजन में और 4 से 5 टारगेट होने के बाद आप जब रिवीजन में टाइम देते थे, उसपे भी थोड़ा बार रिवीजन हो जाता था। तो 12 से 15 बार वैसा हो गया और मैंने खुद से 10-12 बार कर दिया होगा रिवीजन पूरा, सिलेबस पूरा कंप्लीट। तो कहने का मतलब सीधा-सीधा ये है कि अगर मैं देखूँ, एक तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इनको इनके मार्क्स से पहले मैं खुद नहीं जानता था। मतलब मैं सच बताऊँ तो तुम साइलेंट, मतलब जब तुम्हारी मार्कशीट देखी थी ना हाँ, मैंने। मैं ज़्यादा मैं ग्रुप में एक्टिव नहीं रहता था, सिर्फ अपने काम से काम ही रखता था। ज़्यादा हाँ, हाँ। क्वेश्चन फॉरवर्ड भी नहीं करता था और किसी को आंसर भी नहीं देता था, काम से काम रखता था अपना। हाँ, मतलब तुम उस टाइप के स्टूडेंट थे कि बस अपने में लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना हाँ, है। हाँ, मैं बस। पहली बार, मैं बाकी लड़कों को तो जानता था, जो रिप्लाई करते रहते थे, बहुत अच्छे-अच्छे लड़के हैं और भी। लेकिन मैं तुम्हारे मार्क्स के बाद तुम्हें जाना हूँ कि हमारे यहाँ एक बच्चा है जिसके इतने मार्क्स आए हैं। और फिर जब मैंने तुम्हारी डिटेल देखी, जब मैंने तुम्हारे बैच की डिटेल्स देखी कि यार ये चेतक पाटिल हैं, और चेतक पाटिल तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारा स्टूडेंट है। ये देखो, ये इनका देखो, आप यहाँ देख सकते हैं चेतक पाटिल के नाम से। अब तो इनका नंबर भी मैंने सेव कर रखा है। आप अगर पाएंगे तो इनके देखो ग्रुप अभी भी हैं। ये देखो कुछ ग्रुप्स में ये अभी भी इंक्लूड है, बाकी ये पुराने ग्रुप छोड़ चुके होंगे। अभी भी आप देख सकते हो कि ये एएलपी साइको वाले ग्रुप में भी हैं। तो ये आप समझिए, जब वैकेंसी नहीं आई थी, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है सिलेक्शन के लिए कि जब वैकेंसी ना आए उस टाइम पे आप क्या करते हो। और उनकी जो कंसिस्टेंसी थी वो बरकरार रही उस टाइम पे। और वो आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से बार बार कहता रहता था, बहुत बच्चे डिमोटिवेट होते थे कि भैया आ तो रहा नहीं है, पेपर कब होगा कब होगा। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें मोटिवेट करता रहता था कि भाई उसके चक्कर में मत पड़ो, पेपर तो होगा ही होगा, आप अपनी तैयारी करो। दूसरी बात, बैच इतने कभी आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन बात क्या होती है, बात यह है कि जो पेपर 2019 में होना है, वो पेपर जब 2022 तक चला लेट हो जाता गया, है, तो भैया तो एक बच्चे के बैच पास 3 साल नहीं चल सकता। उसके नहीं पीछे चलता। रीजन ये भी है कि अगर हम एक बैच को 3 साल चलवा दें, तो दिक्कत ये हो जाती है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, जो इन्होंने एनर्जी अभी नहीं इंक्लूड रहती है, भी किया। हाँ, एनर्जी तो नहीं बनी और रहती। दूसरी चीज, जैसे एएलपी का केस था, तो एएलपी की वैकेंसी आ गई। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी की जो चर्चा थी वो बहुत पहले से चल रही थी। वैकेंसी भले ही 2024 में आई है, लेकिन चर्चा 21 से, 22 से, 23 से।
तो ये जब तैयारी शुरू किए हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये 22 या 23 से स्टार्ट किए होंगे, 23 के आसपास से तैयारी। हाँ, 2-3 साल से पहले से कर रहा हूँ। और 23 जब बैच लॉन्च होता है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि पहले हमने 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराया, फिर बच्चे हाँ। कहते हैं कि भैया अब हम उस बैच में कैसे जुड़े, वो तो कंप्लीट हो गया, फिर हमें दूसरा बैच लाना पड़ता है और निश्चित तौर से आएगा ही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक ही आएगा ही बैच को आएगा। लेके चलते रहेंगे। एक तो ही बैच फिर को इस लेकर वजह से, लेकिन इनके अंदर ये कंसिस्टेंसी थी। मैं ये नहीं कहता किसी से कि आप सारे बैच में ज्वाइन हो, ये इतने कैपेबल थे कि इन्होंने बिना देर किए ये ज्वाइन होते गए और उसका इन्हें आज बेनिफिट मिला है। निश्चित तौर से जो ये मार्क्स गेन किए हैं, ये किसी भी बच्चे के एक बार पढ़ने से तो कभी नहीं आ सकते। मैं कह रहा हूं कोई एक बार एमटेक पढ़ने वाला से भी नहीं आ पढ़े तो कभी एक बार पढ़ के वो इतने मार्क्स नहीं ला सकता है। बाकी ये खुद बताएंगे। चेतक पाटिल जी आप बताइए, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपके साथ रखना है। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ भैया, जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है, मतलब आपके अगर एक बैच से इनरोल हुए आप, फिर दूसरी बैच में गए, फिर आपका अगर मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तो जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उस चीज़ में लालच नहीं करना चाहिए। मतलब किसी किताब से अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो वो किताब लेने से आपको लालच नहीं करना चाहिए और कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम होगा तब पढ़ेंगे, एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, आप आज थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। भले आप रोज़ कम पढ़ो, 5 से 6 घंटा ही पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, रेगुलरिटी मेंटेन रखना चाहिए। उससे आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डाल रहे हैं कि आप बताइए सबसे पहले कि आपने कौन कौन सी जो बुक्स हैं, किस हाँ, हाँ। सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स आपने प्रीफर की, कि भैया साइंस के लिए आपने कौन सी बुक्स प्रीफर की, क्या मटेरियल यूज किया, या सिर्फ टारगेट में जो चीजें हम लोग देते थे उन चीजों को यूटिलाइज किया। मतलब आपको पूरा बताना है डिटेल में, जो भी आपको उचित लग रहा है। इसके अलावा मैथ्स के लिए क्या सोर्सेज आपने फॉलो किए, रीजनिंग के लिए क्या सोर्सेज फॉलो किए। तो बिल्कुल शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि साइंस में अगर हुँ, टेक्नीशियन में हुँ। 40 मार्क्स की आ रही है तो 25 मार्क्स हाँ, की हाँ। ग्रुप डी में भी आ रही है, एएलपी में ग्रुप भी डी आ में भी रही आ है। तो रहे हैं। जो भी मार्क्स आ रही है, हाँ, चाहे 25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स कम पढ़ के कैसे गेन कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है जिससे हम कम पढ़े। देखिए पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आज बहुत अगर हम कुछ है। 11th की फिजिक्स उठा लें तब भी हमें लगेगा यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये और सब इम्पोर्टेंट है, लगता है, उस फिजिक्स का जो साइज होगा वो इतना मोटा होगा। तो हमें मोटा होगा। लिमिटेड पढ़ के कम, क्योंकि भाई एक बात बताइए, अभी देखो ग्रुप डी में 2 महीने का समय बचा है और हाँ, हाँ। हमारे पास सब्जेक्ट इतने सारे हैं। तो बहुत इतने ज़्यादा सारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को एक बच्चे को कवर करना है, तो ऐसी कौन सी स्मार्ट अप्रोच हम लोग फॉलो करें हर सब्जेक्ट के लिए। पहले हम साइंस पे बात करेंगे कि हाँ, जिससे हाँ। कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% तुम्हारी तरह तुमने 2 साल मेहनत की तो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त मार्क्स हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चलो बच्चा किसके पास 2 महीने 6 महीने, तो एक तरीका ये होता है, मैंने हमेशा अपनी तैयारी में ये देखा है कि 100 मार्क्स लाने में तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, हाँ। जो ये मीडियम रेंज है कि 40 में से मुझे 30 नंबर लाने, 32 नंबर लाने, 35, ये वाली रेंज आसानी से हम लोग पहुंच सकते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन 30, डिफ़िकल्ट होता 32, है। 35 नंबर आदमी ला सकता है। तो आप मेरे को ला बताइए सकता है, ला सकता साइंस में कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कौन सी किताबें, कौन से सोर्सेज आपके थे, ये मेरे को जरूर से बताइए। पहले मैं आपको बता दूँ भैया कि साइंस में आदमी 40 में से 40 भी ला सकता है। लाने को तो फुल बटे फुल मार्क्स भी ला सकता है। लेकिन सबसे पहला बेस्ट बुक जो है साइंस के लिए वो 9-10 की एनसीईआरटी है। ग्रुप डी 2022 के पेपर आपने जो देखे होंगे तो उसमें 11वीं और 12वीं लेवल की साइंस भी थी। अगर साइंस एनसीईआरटी से पूछ ली जाए 9th 10th और उससे नीचे की अगर पूछ ली जाए तो आप फुल बटे फुल भी ला सकते हो। तो इसके साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। और अगर आपको एडिशनल कुछ करना है तो इसके जा करके आप 4th या 5th एडिशन की बुक ले सकते हो और प्रीवियस ईयर के लिए आप यूथ की बुक ले सकते हो। मैंने ज़्यादा बुक्स वगैरह ज़्यादा प्रेफ़र नहीं की थी, जो मेरे को लग रहा है कि ये बुक्स इम्पोर्टेंट है, वही बुक्स मैंने प्रेफ़र की थी और मैंने आपके साइंस के लिए अपने खुद के नोट्स निकाले हुए थे। मेरे पास समय था, तो मैंने अपने खुद के नोट्स निकाले हुए थे। आपके पास अब ग्रुप डी वालों के लिए समय कम है, तो वो सिर्फ़ 9th और 10th की एनसीईआरटी कर सकता है और उसके प्रीवियस ईयर देख सकता है, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हैं। एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या जेईई हो, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो पीवाईक्यू देख सकता है और 9 और 10 की एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है साइंस के लिए तो।
अच्छा, तो जैसे कि आपको टारगेट बैच के अंदर एनसीईआरटी की मार्किंग प्रोवाइड करवाई जाती थी। सब प्रोवाइड, हाँ, वो मैं बताना भूल गया। जो आप टारगेट देते थे, उसमें एक-एक चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है, वो अंडरलाइन किए हुए थे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, उसकी भी आप वीडियो देते थे। तो एनसीईआरटी तो मैं आपसे ही सीखा हूँ, जब से आपके बैच में इंटर हुआ हूँ, तब से ही मुझे एनसीईआरटी की समझ आई थी। तो 1 साल जो मैंने पहले पढ़ाई की थी, उसमें तो मैं साइंस की बुक पढ़ता था। वो बुक में ज़्यादा कुछ-कुछ मेरे दिमाग के बाहर जाता था। वो उसमें 11वीं लेवल का भी था, 12th लेवल का भी था, तो वो मेरे दिमाग के थोड़े से बाहर जाता था। लेकिन जब से मैं आपके बैच में एनरोल हुआ, तब से मुझे एनसीईआरटी की समझ आई कि जो आना है एग्ज़ाम में, वो 90-95% तो एनसीईआरटी आना है। तो जब आपके बैच में एनरोल होने के बाद ही मैं एनसीईआरटी के लिए ये देखो एनसीईआरटी की तरफ ये, बढ़ा हूँ। ये देखो ये मैंने 2022 में जो एग्जाम हुआ था उस समय से मार्क किया हाँ, हुआ है, और मैं बच्चों को तब बराबर। से प्रोवाइड कराता हूँ एक एक चीज कि भैया आप आज पढ़ लो। भी आज भी यही चीज़ें आती है और इस बार ऐसा हुआ है कि एएलपी में भी, टेक्नीशियन में भी और जेईई में भी डिट्टो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन छपे हैं। ज़्यादा फालतू की चीज़ें उन्होंने 11वीं 12वीं की साइंस उन्होंने पूछी नहीं है। सिर्फ 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी उन्होंने सब पूछा है। एनसीईआरटी ज़्यादा पूछी है उन्होंने। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये कहते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी ही पढ़ो हाँ, सबसे हाँ। पहले। और 2021 से जब ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं हुआ था, तब से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है, हर हाल में उसे ही पढ़ना है, उसे ही कवर करना है। इसीलिए मैं मार्किंग करके देता हूं। शायद पूरे यूट्यूब पे कोई टीचर होगा जो एनसीईआरटी को मार्क करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हो कि इसको प्रिंट निकलवाइए, पढ़िए। कोई नहीं देता भैया, कोई नहीं देता है। और फिर इसको जब हम एनसीईआरटी को मार्क करके देते हैं, साथ में इसका लेक्चर देते हैं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पढ़िए। इसका हाँ, हम हाँ। लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, इसके एग्जाम्पलर देते हैं। वो आ, अच्छा देखिए, बात क्या होती है, कुछ बच्चे क्या है। मैं आपको भैया एक बात बता दूं कि आपने, जब मैं टारगेट बैच में था, तो आपने बोला था कि पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको पहले सरसरी निगाह उससे मार लेनी है। पहले आपको खुद से पढ़ लेना है, फिर उसका आपको लेक्चर देखना है और जो इंपॉर्टेंट बातें उसमें बताई गई है उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करके आप भी देते थे, लेकिन आप हमें बोलते थे कि आपको खुद से अंडरलाइन करना है, क्योंकि जब जो चीजें आप खुद से करते हो वो आपको ज्यादा समय तक याद रहती है। ज्यादा समय तक तो याद रहती है। ये, हाँ, खुद से जो चीजें आप करते हो, लेकिन आप बुक से पढ़ने की बजाय आप अगर खुद से नोट बनाओगे, तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। तो ठीक मैं वैसा ही करता था, पहले चैप्टर पढ़ लेता था, फिर उसका लेक्चर देखता था, फिर और एक बार उसको पढ़ता था, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था। इससे इससे मेरे साइंस अच्छी हुई है। और मैं तो बोलता हूं बच्चों को, जिनके पास टाइम नहीं है वो एनसीईआरटी के ऊपर ही लिख लो, क्या एनसीईआरटी चला जाएगा। ऊपर है, हाँ, हाँ, ऊपर ही सौ लिख रुपए लो, की जिनके पास टाइम नहीं सौ हो। रुपए की किताब ही तो खराब हो जाएगी। क्या करना है खराब होने का। अरे वही सिलेक्शन हो वही जाएगा, बात है, 40,000 रुपए आएंगे, कितनी किताबें ले लेंगे। बहुत लेकिन किताबें ले सकते हो ले, उसमें तो। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो इतना प्यार करते हैं अपनी किताबों पे कि एक मार्क तक नहीं करते। तो नहीं, ये नहीं, कहीं ना कहीं, आप बताइए अपनी दृष्टि से कि क्या उचित है कि बच्चे अपनी किताबों पे मार्क तक नहीं करना चाहते। क्या करेंगे ऐसी किताबों का जो वो सिलेक्शन अब ही ना वो दिलवा पाए। लड़के ही जानेंगे भैया, मैं तो उनको कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो अपनी किताब को पूरा, आप अपनी मेरे एनसीईआरटी किताब में का एक-एक मार्क पन्ना करते ऐसा थे। फट हाँ, मेरे किताब का एक-एक पन्ना ऐसा निकला हुआ है भैया, ऐसा फटा हुआ पन्ना है मेरा, एक-एक पन्ना ऐसा देखो फट ये गया हमारी हुआ है। एनसीईआरटी का हाल है, ना इधर वही है ना बोल रहा हूँ इधर है। मैं, वही बोल रहा हूँ, मेरे किताब का एक-एक पन्ना ऐसा फट चुका है, तो मैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था वो मार्क करके लिख लेता था और मेरे खुद के नोट बनाए हुए साइंस के, उसमें भी लिख लेता था। अच्छा एक बात और बताइए, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि हमारे नोट्स पढ़ लिए जाएं, हमारी हाँ, हाँ। किताब पढ़ ली जाए, एनसीईआरटी की कोई नीड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं भैया कि सबसे बेहतर, मैंने पीछे ही बताया कि अपने खुद के ही नोट सबसे ज्यादा रहते हैं। कोई अगर दूसरा ला के देगा, उसमें आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो आप खुद से बनाएंगे वो ही सबसे बेस्ट रहता है। और 9-10 की एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। उसमें ही जो मेन चीजें है वो आप अपनी नोट्स में लिख सकते हो। मैंने वही किया था, जो सबसे मुझे मेन लग रही है वो मैं अपने खुद के नोट्स में लिख चुका हूँ। फिर वो जो प्रीवियस ईयर लिखने जो आने आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी मैं लिख लेता था। मॉक टेस्ट देता था, उसमें जो मेरे क्वेश्चन गलत होते थे वो भी मैं लिख लेता था। तो मैंने नोट्स अच्छी अपनी प्रिपेयर करके रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे कहते हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ना डिफिकल्ट है, हमसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, तो हम क्या किसी टीचर की बुक प्रीफर करें। तो मैं उस केस में उनसे कहता हूं कि आप एनसीईआरटी को जरूर से जरूर देखो, क्योंकि डिट्टो एक एक लाइन उठ के आती है। लाइन दूसरा उसके जो एनसीईआरटी से डायग्राम्स आती है। हैं, जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, तो उनसे आप क्वेश्चन आते हैं।
आप कहते हो कि मैं दुनिया का कंटेंट पढ़ूंगा लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहता हूं कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद जो मन में आए वो पढ़िए। दूसरी किताबें पढ़ने में जो नुकसान है सबसे बड़ा, वो यहां पर ये है वो कि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलता है, जबकि पेपर पूरा एनसीईआरटी से बनता है। तो आप अगर सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी देखने में मोटी लगती है, लेकिन वो पढ़ना बहुत आसान है। आपने तो पढ़ी आसान है होगी, वो। तो अगर हाँ, एक बहुत दो बार आसान। उसको पढ़ ले आदमी मार्क करके, तो फिर उसको आसानी से रिवाइज कर सकता है, क्योंकि रिवाइज़ कर मार्किंग सकता हो है। रखी है। हाँ, हाँ। तो इस बात कोई से इतनी आप बड़ी बात सहमत हैं नहीं कि उसमें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि डिफिकल्ट है, ऐसा है क्या? एनसीईआरटी पढ़ना नहीं, डिफिकल्ट? तो नहीं मुझे नहीं इनसे लगता। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना सबसे आसान है, क्योंकि पहले एनसीईआरटी का ऐसा है कि आप पहले ही 9th-10th आप कर तो चुके हैं, तो फिर वो पहले से आपको पता हो, आधी चीज़ें आपको पता है। और एनसीईआरटी पढ़ना इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि जो चीज़ें हैं, वो अपनी डेली रोज़ की जो चीज़ें होती है, उससे ही रिलेटेड करनी है आपको। तो इतना भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हाँ, हाँ, टीचर्स हाँ। ये कहते हैं, मैंने कई टीचर्स को सुना है, वो कहते हैं एनसीईआरटी डिफिकल्ट है, जबकि रियल बात ये है कि एनसीईआरटी क्लास 9th के बच्चे के लिए लिखी गई है 9th और के क्लास बच्चे 10th की के लिखी बच्चे गई, के लिए लिखी गई है, और बच्चे के हम लिए लोग वो तो आप कंपटीशन वाले पहले बच्चे हैं। हाँ, वो तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं 9th और 10th की एनसीईआरटी, तो हम वो पहले डिफिकल्ट से कैसे पढ़ हो भी जाएगी? चुके हैं, हम हाँ, 12th हाँ। करके आ गए, हम बीटेक करके आ गए, डिप्लोमा करके आ गए, क्या हमारा आईक्यू लेवल उस 9th के बच्चे से कम है? वो वही बात। वो 9th का बच्चा आपने यहाँ 100% मार्क्स गेन कर लेता है, हम लोगों को एनसीईआरटी डिफिकल्ट लग रही है। तो मैं ये कहूंगा कि आप इस ट्रैप से निकलिए, सबसे पहले नंबर पर एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी मैं खुद कहता हूं कि आप एसके झा सर की बुक या यूथ एडिशन पब्लिकेशन की में एक बुक। एडिशन में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ है साइंस के लिए, वो एनसीईआरटी ही है। एडिशन में आप बिल्कुल। एसके झा सर की बुक पढ़ो, यूथ की प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ो, लेकिन बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। ठीक। नेक्स्ट बात है कि आप बताइए मैथ्स के लिए क्या सोर्सेज आपके हैं? हाँ, मैथ के लिए बेसिकली मैं आपको बता दूँ भैया, तो मैथ के लिए आपका बेसिक कांसेप्ट पहले से ही अच्छा, अच्छा होना एक चाहिए। मिनट, एक मिनट, मैथ से पहले बताइए, जो हाँ, हाँ। साइंस के लेक्चर्स आप लोग देखते थे, तो जो टारगेट हाँ, हाँ, क्लास हाँ। में लेक्चर्स देते थे, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे थे या आप कहीं और से भी वही देखते थे? डिट्टो में वही लेक्चर देखता था। आपके बैच से जुड़ने के पहले एक नीरज जांगी करके सर है, उनके मैं लेक्चर देखा हाँ था, हाँ। यूट्यूब पे फ्री आते थे। वो उनका मैं नोट्स भी बनाया था। फिर आपके बैच में जब से मैं जुड़ा, तो एनसीईआरटी की बुक भी ले लिया, और उससे उसे देखता भी था। आप जो लेक्चर सजेस्ट करते थे, उसे देखता भी था। और आप जो प्रीवियस ईयर की बुक हमें बताई थी कि यूथ की प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, वो अच्छी है। उस बुक से मैं प्रैक्टिस भी करता था। तो 95% क्वेश्चन तो मेरे सही हो ही जाते थे, लेकिन जो बाहर के क्वेश्चन क्वेश्चन थे, वो थोड़े से मेरे को अड़ते थे। तो आपने जो लेक्चर सजेक्ट किए थे अपने टारगेट डे में, वही मैं डिट्टो से वही देखता था हमेशा। तो कहीं ना कहीं उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग आपको एनसीईआरटी के प्रोवाइड करवाते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, वो बहुत हेल्प हाँ, हाँ। करते हैं बच्चों को। बहुत हेल्पफुल है। और आप चैप्टर होने के बाद एक प्रीवियस ईयर का लेक्चर भी देते थे। वो स्टडी ट्यूब एजुकेशन करके चैनल है, उसका हाँ। आप लेक्चर भी सजेक्ट करते थे। वो भी मैं फुल देखता था, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं बनते थे, वो मैं अपने नोट्स के ऊपर लिख लेता था। अगर एग्जाम में बहुत आ अच्छा। जाए, तो मेरे से छूटने ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, आप अब मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताइए कि मैथ्स में बच्चा कैसे गेन हाँ, कर। अच्छा, ये जो सोर्सेज आपने बताए साइंस में, इसमें कितने हाँ, हाँ। मार्क्स लगभग गेन कर सकता है बच्चा अगर फॉलो करे तो? अगर बच्चा शिद्दत से पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, तो वो फुल बट्टे फुल भी ला सकता है। लेकिन अगर आप बच्चा अच्छे से पढ़ जाएगा, तो 25 में से वो 20 से ऊपर ही मार्क्स लाएगा, अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए। एनसीईआरटी से अगर पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन छप गई, तो वो 20 से ऊपर भी लाएगा, और अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो 25 से 25 भी ला लेगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए मैथ्स के बारे में बताइए, थोड़ा जल्दी से हाँ, बताइएगा, ज्यादा वो नहीं, मतलब बताइए मैथ्स के बारे में, कोई दिक्कत देखो नहीं। अभी ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं मैथ के लिए इतना ही बताऊँगा। जो आप लेक्चर सजेक्ट कर रहे हैं, वो आप कर लीजिए, और जो आरएस अग्रवाल की बुक है, उसके एग्ज़ाम्पल कर लीजिए। और जो अभी लेटेस्ट पेपर जो हुए हैं, एलपी का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, उसके आप क्वेश्चन देख लेंगे, तो मेरे हिसाब से इनफ है मैथ में इतना ही। आप लेक्चर कर लीजिए, और फिर वो बुक से क्वेश्चन कर लीजिए आरएस अग्रवाल के, और प्रीवियस ईयर देख लीजिए। उसमें उतने से आपका मैथ हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, मेरे से भी कहते हैं कि आर एस अग्रवाल का जमाना गया, अब वो सब नहीं आता है। ठीक है। नहीं, नहीं, वही या वही क्वेश्चन आते हैं भैया, वही क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी चीज, कई बार मैं देख रहा हूं कि टीचर्स बहुत ज्यादा ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो जितना लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या वो इनफ है या बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड है? वो इनफ से ज़्यादा ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा इनफ से ज़्यादा है। वो आप जितना करा लें, वो सबसे बेस्ट है। लड़का 50-50 लेक्चर एक सब्जेक्ट के देखता है, एक चैप्टर के देखता है, वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है।
आप आपके एक लेक्चर से बेसिक कांसेप्ट पूरे हो जाते हैं। एक लेक्चर आप पीवाई टू क्वेश्चन का देख सकते हैं और जितनी ज़्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। मैथ जो है, मैथ और रीजनिंग जो सब्जेक्ट है भैया, वो सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि आपके लेक्चर बिल्कुल देखने पर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आप उसमें अच्छे होते चले जाओगे। तो मैं ठीक। आपको जेन्युइनली बता दूँ, मैं ज़्यादा प्रीवियस ईयर के लेक्चर नहीं देखा हूँ। मैं सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर भरोसा दिया हूँ और मॉक टेस्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया हूँ। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपके ज़्यादा मार्क्स गेन होते चले जाएँगे, गेन होते अच्छा, चले जाएँगे। एक क्वेश्चन और बच्चे पूछते हैं कि भैया मॉक टेस्ट कहाँ लगाएं? अभी आगे लेंगे इसको, अभी अभी इसको छोड़ हाँ, देते हैं, हाँ। आगे लेंगे क्वेश्चन को। हाँ, हाँ। नेक्स्ट है, आप बताइए रीजनिंग के लिए आपके क्या सोर्सेज फॉलो किए हैं, क्योंकि बच्चे पूछते हैं। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैथ अच्छा है, तो अपनी रीजनिंग तो अपने आप अपने आप अच्छी होती चली जाती है। रीजनिंग के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। आपने जो लेक्चर सजेक्ट किए, पीयूष वारसने सर के हो, वो कमल छाबड़ा सर के हो, वो मैंने देख लिया, उनकी एक बार नोट्स निकाल लिया और सिर्फ प्रीवियस ईयर यूथ की पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक की, उससे प्रैक्टिस कर ली और मॉक देता गया। उसके उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना ही किया है मैंने। रीजनिंग के लिए ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ लेक्चर देखो, अपने नोट्स बनाओ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, लेटेस्ट में अभी हुए हैं, वो देख लो। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आप पूरी तरीके से मतलब टारगेट में घुसे हुए थे। हाँ, मतलब टारगेट ही मुझे तो फॉलो ऐसा करता लग रहा था। है कि टारगेट के अलावा आपने कुछ ज़्यादा इधर-उधर गए नहीं हो, क्योंकि मैं ज़्यादा सारी इधर-उधर बातें गया ही आपकी नहीं सुन हूँ। रहा हूँ। सारी हाँ, बातें हाँ। मतलब मैं अभी मुझे आपसे बात करके पता चल रहा है कि आपने टारगेट बहुत शिद्दत से कंप्लीट किए हैं। तभी अच्छे आप से फॉलो एक-एक किए थे चीज़ मैंने। को मतलब एक-एक टीचर का नाम सब कुछ बता दे रहे हो, जो भी हाँ, चीज़ें हाँ, हाँ। आपने फॉलो की हैं। निश्चित हाँ, तौर हाँ। से आप मतलब बहुत अच्छे से टारगेट को कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा आप एक बात और बताइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, हाँ। जीके और जीएस की, हाँ, जीके जीएस जो भी मानो आप, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मान लेते हैं, हाँ, हाँ। इसकी क्या स्ट्रेटजी बेस्ट है? कौन टीचर इसे बेस्ट वे में सजेस्ट कर सकता है, बेस्ट बता सकता है, या इसमें हाँ, हाँ। मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कैसे गेन कर सकते हैं, और क्या इसके पीछे हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए? जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि आजकल टीचर्स एसएससी वाले भी बैच हाँ, लॉन्च हाँ। किए हैं, और उसके अंदर स्पेशली ज्योग्राफी का टीचर, इकोनॉमिक्स का टीचर, हिस्ट्री का टीचर, पॉलिटी का टीचर अपना अलग-अलग पढ़ा रहा है, कि ज्योग्राफी पढ़ा अलग रहा है। पढ़ा रहा है। क्या वो इन टेक्निकल एग्जाम्स, एएलपी, टेक्नीशियन, जेईई, ग्रुप डी के लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि न्यू बच्चों को तो पता ही नहीं है। वो पता तो ही नहीं रहता। देखते हैं, उनको तो पता है कि जैसे फिजिक्स वाले सर आके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मेरे को फिजिक्स के नोट्स बनाने हैं, वो वैसे ही ज्योग्राफी के भी नोट्स बनाने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे ये सोचता हूं कि वो उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, और वो शायद पास ना कर पाए। आप ना अपनी कर राय पाए। जरूर से जरूर रखिए, और बच्चों मुझे को ऐसा बताइए लगता है कि भैया। क्या हाँ, हाँ। स्ट्रेटजी की है। मुझे ऐसा लगता है जीके के लिए ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जीके अखंड है भैया, लेकिन वो आप पढ़ोगे, वही आएगा एग्ज़ाम में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप जीके जितना ज़्यादा इग्नोर कर सको, उतना कर सकते हो। जीके के पीछे इतना ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ़ आपने जितना टारगेट में दिया करते थे, उतना ही जीके किया है और करंट अफेयर के लिए सिर्फ़ स्पीड की बुक फॉलो किया है। अगर आपको ग्रुप डी में 20 मार्क की जीके आती है, ग्रुप डी के लिए आपको करना भी है, तो आप यूथ कंपटीशन की बुक मिलती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी, स्टैटिक 160 जीके, 200 पेज की होगी। हाँ, स्टैटिक जीके स्टैटिक, की। नहीं हाँ तो हाँ। हाँ, उसमें हिस्ट्री भी है, वो आप कर सकते हो और करंट अफेयर के लिए स्पीड की बुक ले सकते हो। उसके मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जीके के लिए लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेक्चर बिल्कुल की कोई बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है, आप बुक से जीके कवर कर सकते हो। मैंने तो जीके पढ़ा ही नहीं था, मैंने जीके ना के बराबर पढ़ा है और मुझे जीके अच्छा अच्छा भी नहीं लगता था, तो मैंने जीके ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है। सेम मेरा वाला हाल है, मैं मेरे को भी जीके में ज्यादा हाँ, इंटरेस्ट नहीं, मेरे इसलिए नहीं मैंने इंटरेस्ट नहीं आता था। लिमिटेड चीजें पढ़ी जितने से काम हो लिमिटेड ही जाए। जो मैं बोल बता देता हूँ, जो आपने टारगेट में जीके दिया करते थे, वो क्रेज़ी जीके ट्रिक्स हो, यूट्यूब चैनल है, उसके लेक्चर हो, उसका ही मैं एक सिर्फ़ नोट्स बना लेता था और उतना ही पढ़ता था। वो भी मैं इसकी वज़ह से पढ़ता था क्योंकि मुझे टारगेट डे टेस्ट जो होते थे, उसमें मार्क्स अच्छे लाने होते थे, इसकी वज़ह से मैं पढ़ता था। नहीं तो मैं जीके पढ़ता ही नहीं और करंट अफेयर में सिर्फ़ स्पीडी के बुक से पढ़ा, ज़्यादा मैं जीके के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप ये बताइए, कहीं ना कहीं देखिए, एक है कि भाई सिर्फ जीके पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। एक हाँ, हाँ। जो जीके हम करवाते हैं, वो जीके हाँ, एक तो थोड़ी सी होती है, और दूसरा थोड़ी-सी वो है, याद भी होती है। मतलब याद भी हो जो जाती है। भी ट्रिक जो से करवाते तो ज़्यादा जल्दी जल्दी याद हो जाती है। जो भी चीजें मैं करवाता हूँ, वो ऐसी ही करवाता हूँ कि बच्चे के दिमाग में भी छप जाए और इम्पोर्टेंट दिमाग भी में है घुस वो। जाए।
हाँ, और हाँ, ऐसा हाँ। नहीं है कि वो फालतू अलाल-जलाल चीज़ें करा फालतू रहे की हैं कि चीज़। भैया ये भी कर लो, ये भी कर लो। हाँ, हाँ। तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं उचित यही है कि स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो जो अमूमन टॉपिक्स आते रहते कवर हैं करो, और साथ आते रहते में हैं। अपनी 1 महीना पहले जो मार्किंग प्रोवाइड करवाई जाती है, स्पीडी करंट हाँ, की हाँ। उसको उठाओ और उसको पढ़ लो। मेरे हिसाब से वही बेस्ट है और बाकी आप अपनी भैया तरफ से बच्चे कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चे एसएससी की जीके जीएस भी पढ़ने लगते हैं। एसएससी हाँ, की जो स्टैटिक जीके है वो अलग आती है और रेलवे की स्टैटिक जीके जो अलग आती है। एसएससी में वो ज़्यादा डांस-वांस पूछ लेते हैं, लेकिन इधर हिस्ट्री, पॉलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया होता है और इधर जो करंट अफेयर भी आती है, वो ज़्यादा न्यूमेरिक न्यूमेरिक चीज़ें ज़्यादा आती है। वो न्यूमेरिक हाँ। ऐसा कोई रेट पूछ लेंगे, कोई ऐसा डे रेट ही पूछ लेंगे, कुछ न्यूमेरिक चीज़ें ज़्यादा आती है। तो एसएससी की जीके आपको नहीं पढ़नी चाहिए और अपनी भी रेलवे के अगर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ जो काम की चीज़ें जो आपने दी थी, वो जल्दी याद भी होने वाली थी और कम कंटेंट भी था और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वही ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं रेलवे की इसमें। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आपको जीके पढ़नी है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेनी चाहिए कि कैसे जीके रेलवे पूछता है। उसी हिसाब से आपको आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। तो आपने बुक्स भी बताई, मैथ्स भी बताया, रीज़निंग भी बताई, सब कुछ। तो इवन कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें टारगेट के अंदर दी जा रही हैं, अगर कोई बच्चा वो उसको सब फ़ॉलो फॉलो कर लेता है, तो आपकी तरह उसका 95, 100% 93 तो नहीं, 100 ला लेकिन सकता है बच्चा लेकिन ला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिलेक्शन ले सकता है। सिलेक्शन ले सकता है, आराम से सिलेक्शन अगर आपके टारगेट कोई बच्चे सिद्दत से फॉलो करेगा और अच्छी मेहनत करेगा, आपके बोलने से नहीं वो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको बच्चे को बिल्कुल, भी बिल्कुल। मेहनत करना पड़ेगा। आप तो बोल दोगे लेकिन मेहनत करना बच्चे के ऊपर है। तो आपके टारगेट को जो लड़का फॉलो करेगा, उसकी मेहनत करेगा तो 100% सिलेक्शन ले लेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपकी टारगेट बैच लेने से उसको फ़ायदा ज़रूर होना ही होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने फ़ॉलो किया है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन्स की बहुत लंबी लिस्ट है, तो जल्दी-जल्दी क्वेश्चन्स निपटाएँगे। ये क्वेश्चन्स थोड़े बड़े थे। हाँ, हाँ। अब आगे जो ठीक है, क्वेश्चन्स हैं, ठीक वो है। छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं। तो उन क्वेश्चन्स को हम लोग निपटाते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, हाँ, सबसे पहले आप यही बताइए कि बच्चे ये बोलते हैं बहुत सारे कि उनसे अभी बच्चों का क्वेश्चन था कि उनसे ये पूछिए कि उन्होंने मतलब एक प्रॉपर आंसर देना है आपको, जो भी आपका मन हाँ, करे। वो हाँ। कह रहे हैं कि उनसे ये पूछो कि उन्होंने कैसे सिलेबस को कंप्लीट किया? कैसे मतलब सिलेबस को उन्होंने कंप्लीट किया है और उन्होंने तैयारी किससे की है? तो हाँ, तैयारी हाँ। किससे की है? कैसे सिलेबस कंप्लीट किया है? आप वो बता दीजिए, उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चन्स तै आपसे पूछना शुरू करता हूँ। हाँ, तैयारी तो मैंने अपने टारगेट डे से ही की है। अपने टारगेट में जो आप देते थे, बेसिकली मैं ज़्यादा इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था। मैं बेसिकली रोज़ के 5 से 6 घंटे ऐसे पढ़ाई करता था। ज़्यादा 8-9 घंटे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन अब ग्रुप डी के टाइम कम है, तो बच्चों को 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं अपने टारगेट डे से एक-एक चैप्टर जो आप टारगेट में दिया करते थे, उसके नोट्स निकालता था, उसके लेक्चर देखता था और उसका जो टारगेट मेरा 1 दिन पहले ही खत्म हो जाता था, तो उस दिन मैं रिवीजन कर लेता था। फिर टेस्ट देता था टारगेट से, फिर आगे चलता वैसे ही आगे बढ़ता गया। फिर एक बार मैंने आपका जो पहला बैच लिया, उसमें मेरा सिलेबस थोड़ा इनकम्प्लीट था, तो दूसरा बैच लेने के बाद मैं वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया। फिर वैसे ही करता था मैं, जो आप टारगेट देते थे उसको फॉलो करता था, रीजनिंग का लेक्चर दिया, वो लेक्चर देख लिया, उसके नोट्स निकाल लिए, उसके टेस्ट दे दिए। फिर एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आपके बैच में जब मैं बाद में इनरोल हुआ, तो फिर मैं रिवीजन पे ही ज़्यादा जोर देता था। रिवीजन पे ज़्यादा दिया, मॉक टेस्ट ज़्यादा दिए और उसमें जो नए क्वेश्चन निकलते निकलते थे, उसको मैं नोट नोट कर लेता था अपने नोट्स में। इतना ही मैंने किया है। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक सवाल बच्चों का बहुत ज़्यादा उठेगा, उस सवाल को भी मैं तुम्हारे हाँ, हाँ। सामने रख देता हूँ। हाँ, हाँ। आपको मेरी ओर से वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको मेरी ओर से कसम है, जेन्युइनली बताइए हाँ, हाँ, हाँ। कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। हो सकता है कि आपको मेरी ओर से कोई बोल दिया गया हो कि तुम मुझे ऐसा बोल दो, मेरे बारे में बोल दो। आप सच-सच बताइए कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मैं कसम दे रहा हूँ अगर कोई झूठ बोल रहे हैं आप, तो निश्चित तौर से हाँ, कहीं न हाँ। कहीं, क्योंकि ये बच्चों का सवाल होगा। क्योंकि मैं ये देखता हाँ, हूँ हाँ। हमारे इतने जेन्युइन रिव्यू हैं एप्लीकेशन पे हाँ, कि हाँ। बच्चे उनको फेक बोलते हैं, कि वो रिव्यूज़ फेक है। इसी तरीके से अब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, कल को मैं महेश का करूँगा, उसके बाद में संजीव का करूँगा, शांतनु पॉल का करूँगा, तो बच्चे बोलेंगे हाँ, कि ये हाँ। लोग झूठ बोल रहे हैं। तो इसके बारे में आप किस तरीके से आप अपना बचाव कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं कि कहीं मैंने आपसे कहा तो नहीं है कि भैया मेरे बारे में नहीं, बोल दो, नहीं। या आपने सच में फॉलो किया है या आप सिर्फ झूठी-झूठी बघार रहे हो यहाँ पे?
ये बात जरूर से जरूर बता दो, ये क्योंकि बच्चों का क्वेश्चंस रहता है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से तुम पे या मुझ पे किसी तरीके का कोई हाँ। दाग लगे, क्योंकि बच्चे भाई अगर तुमने रियल में फॉलो किया है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। किया प्लीज आप बताइए हाँ। कितने मिनट में आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते थे, कितने मिनट बच जाते थे, और जो ये मैं तरीका बताता था आपको कि 2 राउंड या 3 राउंड मारना ही मारना है, क्या वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ या उसका फायदा हुआ या नहीं, बताइए। मतलब घंटों के हिसाब से हाँ। पढ़ाई करना बेहतर है या टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करना बेहतर है? किस चीज को टेस्ट, किस तरीके से कौन से टेस्ट लगाना सबसे ज्यादा बेहतर है और उसको एनालाइज कैसे करें? भैया टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे? करना है। अगर आप 1-2 टेस्ट कम भी लगाएँगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप 2-3 चैप्टर रिवीजन कर लेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा मिल ये सकता है। कि तो आप ये बताइए, मॉक टेस्ट आप मोबाइल पे देते थे या लैपटॉप पे देते थे?